गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ रणवन की स्टोरी लेके आई हूँ। चलिए उससे शुरू करते हैं। चू वेनिंग जो कि अपने डिवाइन सेंसेस में था और एकदम से सडन किस जो मोरन ने उसे की थी, उसके सारे सपने टूट जाते हैं और उसे रियलाइज होता है कि मोरन अभी क्या बड़बड़ा रहा था। यहाँ पर चू वेनिंग भी 2 मिनट के लिए अपने सेंसेस खो देता है। ऐसा लगता है जैसे उसके सामने आंधी तूफान सब चल गया हो। मोरन दूसरे जगह आराम से काम था और वो नींद में बड़बड़ाया जा रहा था और फिर से सो जाता है। चू वेनिंग अभी मोरन को जोर से जगाना चाहता था। यहाँ पर बाहर एक बिगोनिया ट्री था, उसके रूम के बाहर विंडो से वहाँ पर एक धीरे से एक पत्ता आता है उस फूल का और वो बिगोनिया फ्लावर जो है वो लैंडेड होता है मोरन की नोज़ पे। चू वेनिंग अभी देख रहा होता है। मोरन धीरे से अनकंफर्टेबल होता है जब उस पत्ते को वो सूंघता है, बट वो अभी भी आराम से सो रहा था और वो उठना नहीं चाहता था। तभी एक हाथ जो है वो रीच आउट होता है और वो पुश करता है डायरेक्शन में। चू वेनिंग यहाँ पर बिगोनिया फ्लावर को पकड़ता है और पिंच करता है। उसकी फिंगर जो थी एग्जामिन कर रही थी उस चीज़ को ध्यान से, और यहाँ पर वो फ्लावर को देखता है जैसे वो किसी किसी थॉट में गुम हो गया था। यहाँ पर उसे धीरे से कुछ चीज़ें याद भी होती हैं और नहीं भी होती, और वो याद करता है कि येस्टरडे वो मोरन था जिसने उसके वाउंड्स को क्लीन किया, उसे मेडिसिन खिलाई, और मोरन जो है वो यहाँ पर उसे हक करके उसके बालों को सहलाते हुए पूरी रात उसके साथ सो रहा था और विस्पर कर रहा था उसके कान में। चू वेनिंग जो है वो यहाँ पर 2 मिनट के लिए हक्का बक्का रह जाता है और उसके थॉट में ये शायद उसका ड्रीम था। लेकिन यहाँ पर उसके कान जो हैं वो अनकॉन्शियसली यहाँ पर लाल हो जाते हैं जैसे कि बिगोनिया फ्लावर होता है, और वो धीरे से उसकी फिंगर को जो है वो रोकता है। ब्रिलियंट कलर जो है फ्लावर का वहाँ पे दिख रहा था और वो फोर्स करता है अपने वर्ड को अपने मुंह में ही दबाने की, लेकिन उसे नहीं पता कि वो क्या कहे। और वो एकदम से बोलता है, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो। वो यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे एक यंग वुमेन के साथ कोई अनजान सा लड़का आकर सो जाए, तो वो जैसे ही घबरा जाती है। बिल्कुल ऐसे ही चू वेनिंग रिएक्ट करने वाला था और कहता है, मेरे मेरे बेड से उठो यहाँ से, तुम्हें किसने यहाँ सोने की इजाज़त दी। और वो ऐसे गुस्से में बोलता है, और यहाँ पर वो उसे बोलना चाहता था, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे किस किया। लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पर चू वेनिंग जो है वो सिर्फ अपने इल्यूजन में ही बोल पाता है। रियल लाइफ में वो कैसे बोल दे, और वो इस चीज़ को किस भी कैसे कंसीडर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर मोरन उसे सीधा सोते हुए ही दिख रहा था और हो सकता है मोरन ने गलती से कोई और समझ के उसे किस कर दिया हो। यहाँ पर एल्डर यू हैंग जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे थे, उन्होंने कभी कोई एडल्ट बुक भी नहीं पढ़ी होगी, वो कैसे अपनी अपनी इमेज को तार तार होने दें ये कह के कि तुमने मुझे नींद में किस किया। यहाँ पर वो कुछ नहीं बोल पाते और अपना फेस जो है ब्लैंकेट में छुपाना चाहते थे। उनकी जो पतली पतली फिंगर थी ना वो धीरे से ब्लैंकेट का कोना पकड़ती हैं। कहीं ना कहीं उन्हें गुस्सा आ रहा था और वो इरिटेटेड फील कर रहे थे, और इन द एंड वो जैसे तैसे करके मोरन की जो हाथ थे और लेग्स थे वो खुलने लगते हैं और वो उठ के बैठता है। वो खुद को टाइडी करता है और फिर वो खुद को टाइडी करता है और उस पर्सन को हिलाकर देखता है। मोरन जैसे ही अपनी आंखें खोलता है जो कि उसकी नींद से भरी हुई थी, वो देखता है एल्डर यू हैंग जो है वो उसके साइड में बैठे हुए हैं। यहाँ पर उनके चेहरे पे कोल्ड एक्सप्रेशन है। तभी यहाँ पर उसके माथे पे पसीना आने लगता है और वो कहता है, शिजुन आए। तभी चू वेनिंग उसे देख के कहता है, तुमने मेरा फ्लावर सोल एन्चेंटमेंट कल तोड़ दिया था। और तभी मोरन कहता है, मैंने ये पर्पसली नहीं किया। चू वेनिंग कहता है, भूल जाओ उसे। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कोल्ड साउंड कर रहा था और कहता है, तुम जल्दी से उठो, अब सुबह हो गई है, तुम्हारी मॉर्निंग की क्लास है। मोरन जो है वहाँ पर मतलब उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जैसे तैसे अपने बालों को रब करता है और कहता है, मैं यहाँ पे कैसे सो गया। चू वेनिंग कहता है, शायद तुम थक गए थे, मैं भी थका हुआ हूँ, तुम खुद को देखो, तुम शायद कल रात बिजी हो गए किसी काम में। वो ऐसे बोलता है जैसे उसने कुछ करा ही ना हो, और वो फिर मेडिसिन का कप लेता है जो टेबल पे था और कहता है, फ्यूचर में कभी भी रेड लोटस पवेलियन में बिना मेरी परमिशन के एंटर मत करना, और हो सके तो पहले मुझे एडवांस में रिपोर्ट कर देना कोई प्रॉब्लम हो तो। तभी मोरन कहता है, ठीक है मास्टर, और वो कहता है, ठीक है अब तुम जा सकते हो। यहाँ पर एम्परर ताक्शियाजुन जो है उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी लाइफ बच गई है और वो वहाँ से बस भागना चाहता था। जैसे ही वो चला जाता है, चू वेनिंग फिर से बेड पे लेट जाता है और वो अपनी हथेली को खोलता है। उसकी हथेली में एक गैप था उसके फिंगर के बीच में, और वो देखने लगता है एक ब्रिलियंट फ्लावर वहाँ पे था जो कि बाहर विंडो से आया था। फिर हवा चलती है और वो जो फ्लावर है वो उसकी खुशबू वहाँ पर बिखेरने लगती है। वहाँ पर सॉफ्ट कलर का बिगोनिया फ्लावर जो है वो फ्रेगमेंटेड होता है और लास्ट नाइट की जो मेमोरीज थी उसमें होती हैं। वो बहुत ज़्यादा लाइट था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड था ये बताना कि लास्ट नाइट जो जो महसूस कर रहा था चू वेनिंग वो सच भी था या नहीं था। और वो डिसाइड करता है कि वो इस टॉपिक को कभी भी उठाकर नहीं लेके आएगा। उसके लिए एम्बेरसिंग था कि मोरन पूरी रात उसे हक करके सोया हो। एल्डर यू हैंग बहुत वैल्यू करते थे अपने फेस की, जैसे कि वो सोना हो, वो वैल्यू करते थे हर चीज़ की, इवन अपने फेस की सबसे ज़्यादा। और जब मोरन ने चू वेनिंग को देखा कुछ दिन पहले, एल्डर यू हैंग जो है वो अभी भी काम थे और वो बेयर कर रहे थे अपने आप को शांत रखने की, क्योंकि वो नोबल थे, एलिगेंट थे, उनके सफ़ेद क्लोथ्स थे
जो कि हवा में उड़ा करते थे। उन दोनों में से कोई भी उस रात की बात को नहीं उठाता कि उस दिन क्या हुआ था। और जब भी उनकी आंखें मोरन से मिलती थी, चू वेनिंग जो है वो कहीं ना कहीं देखता था कि मोरन जो है अपनी आदत से मजबूर होकर शीमी के पीछे ही भागता रहता है। और वो मन में सोचता है कि चू वेनिंग का क्या। यहाँ पर जब भी वो मोरन से आंखें मिलाता था वो इमिडिएटली अपनी आंखों को हटा लेता था, और अदर पार्टी कहीं ना कहीं अवेयर हो जाती थी कि वो अपनी नज़रें जो हैं चुराने लगा है। चू वेनिंग ऑब्वियसली बात थी, कहीं ना कहीं अशेम था। यहाँ पर शू मेंग के पिता शू जेन योंग जो है वो आते हैं चू वेनिंग के पास, क्योंकि उन्हें पता चल गया था चू वेनिंग को पनिश किया गया है और वो सुप्रीमेसी थे, वो पीक लॉर्ड थे लाइफ और डेथ पीक के। और इमीडिएटली वो उन्हें गुस्सा आ जाता है जब उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे, जिसे अपना मास्टर मानते हैं, अपना शिजुन मानते हैं, उन्हें इतनी बुरी पनिशमेंट मिली है जो कि सूटेबल नहीं है उनके लिए। और वो गुस्से में यहाँ पर दरवाज़ा खड़खड़ाते हैं और गुस्से में चिढ़ते हुए आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मास्टर यू हैंग यानी कि चू वेनिंग की बहुत ज़्यादा इज्जत हुआ करती है, और ऐसे कैसे कोई उन्हें इतनी ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट दे सकता है। उन्हें पता था कि ये रूल है, ये सेक्ट के रूल हैं, लेकिन वो इतने इन्फीरियर कैसे कर सकते हैं एक एल्डर के खिलाफ, इतनी ज़्यादा मतलब हिमाकत कैसे कर सकते हैं उसे पनिशमेंट देने की। यहाँ मैडम वेंग जो हैं वो एक चाय का प्याला उन्हें देती हैं और सॉफ्ट वॉइस में बोलती हैं। तभी जो शू जेंगयोंग है वो शांत होते हैं और वो अभी भी कहते हैं एल्डर यू कितने स्टबन हैं, कितने ज़िद्दी हैं। अगर वो ऐसा फ्यूचर में करेंगे तो तुम्हें हेल्प करनी होगी ताकि हम उन्हें ध्यान से हर चीज़ में परसुएड कर सकें। वो अब ग्रैंड मास्टर हैं और वो सेक्ट के अपर कल्टीवेटर वर्ल्ड में आते हैं। वो इस तरह से उन्हें सफरिंग नहीं होनी चाहिए, वो भी मेरे अंडर। मैं कैसे उनको आसानी से मतलब ये सब बियर करने दे सकता हूँ। मैडम वांग कहती हैं ऐसा नहीं है कि हम उन्हें परसुएड नहीं करना चाहते, बट तुम जानते हो कितने ज़िद्दी हैं एल्डर यू हैंग तो। तभी शू जेंगयोंग कहता है भूल जाओ इस बारे में वाइफ, चलो कुछ ज़्यादा मसल्स रिविलाइजेशन यहाँ पर लेके आओ और पेन रिलीवर लेके आओ, मैं जाकर यू हैंग को दे दूँगा। यहाँ पर वो सफ़ेद वाले लेके आती हैं जो कि खाने की दवाई थी, और रेड वाली जो थी वो अप्लाई करने की, जो कि जख्मों पे अप्लाई करने के लिए थी। वहाँ पर वो 2 स्मॉल पैकेट जो हैं बॉटल यहाँ पर शू जेनियोंग को देती हैं और कहती हैं मैंने सुना है कि ट्रेनर ने कहा था कि एल्डर यू हैंग जो है वो एकदम शेर की तरह है और वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। पास्ट फ्यू डेज़ में उनके पास हेल्प भी नहीं थी, तुम्हें जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए वो क्या कर रहे हैं। शू जेंगयोंग जो है वो धीरे से उन दवाइयों की बॉटल्स को लेते हैं और वो वहाँ से जेड ब्रिज के ऊपर से जाते हैं। वो उन्हें बताती है कि एल्डर यू हैंग अब जेड ब्रिज के पास ही मिलेंगे। चू वेनिंग जो था वहाँ पर था एज एक्सपेक्टेड, उन्होंने उम्मीद की ही थी कि ये यहीं मिलेगा। और वो दोपहर में आते हैं, वहाँ पर जो डिसाइपल्स थे बहुत ज़्यादा बिजी थे अपनी कल्टिवेशन पावर को एनहेंस करने में। पीपल जो थे वो ब्रिज के आसपास से जा रहे थे, लेकिन सारे के सारे हेल्पलेस थे। चू वेनिंग जो था वो एक लौता था जो कि वहाँ पे अकेला खड़ा था और वो ब्रिज को साफ करने में कहीं ना कहीं मदद कर रहा था, वाइंड कर रहा था। और उसकी फिगर टॉल थी, स्ट्रेट थी, और नेचुरली उसकी जो स्ट्रेंथ थी कैरेक्टर की वो डिफरेंट थी। यहाँ पर जो है बोथ साइड ब्रिज के जो टूटी हुई सूखी हुई शाखाओं से टूटी हुई पत्तियाँ थी वो थी, और दोनों सारी की सारी यहाँ पर गिर रखी थी, आवाज़ कर रही थी। और यहाँ पर एक सफ़ेद रोब में बंदा खड़ा उन बैम्बू ट्रीज़ को ट्रिम कर रहा था और वो इधर उधर देख रहा था, जेंटलमैन लग रहा था, अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहा था। और यहाँ पर शू जेनियोंग आते हैं, वो हंसते हैं और कहते हैं एल्डर यू हैंग क्या आप इस मछली को एडमायर कर रहे हैं। चू वेनिंग जो है वो उनकी तरफ देखता है और कहता है क्या माय लॉर्ड आप मेरे पे मजाक कर रहे हैं। ये रिवर जो है वो येलो स्प्रिंग जो कि घोस्ट वर्ल्ड है उससे कनेक्ट होती है, तो यहाँ पर फ़िश कैसे हो सकती है। तभी वो हंसते हुए कहते हैं मैं बस मजाक कर रहा था आपके साथ, आप बहुत ज़्यादा एलिगेंट हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी मजाक नहीं करते। अगर आप इसी तरह से रहे तो आपको एक बीवी नहीं मिल पाएगी। चू वेनिंग का मुंह देखने लायक था। तभी वो कहती हैं यहाँ पर आपकी इंजरीज़ के लिए मेडिसिन है, मेरी बीवी ने बनाई हैं, और ये जो वाइट वाली है ना ये आपको खानी है और रेड वाली आपको अपने जख्मों पर अप्लाई करनी है, बहुत यूज़फुल है, तो मैं आपको देना चाहता हूँ। चू वेनिंग जो है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि शू जेनियोंग जो है वो रेदर बहुत प्राउडी बंदे हैं और उन्हें खुद की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा प्राउड है, तो वो कैसे मना कर सकता था। और ये मेडिसिन खुद उनकी वाइफ ने बनाई है, तो वो मना नहीं करते और एक्सेप्ट करने के बाद थैंक यू बोलते हैं। शू जेनियोंग जो है वो बहुत ज़्यादा रफ मैन थे, वो रिजर्व थे इन फ्रंट ऑफ चू वेनिंग। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ थी जो वो डेयर नहीं करते थे जिसके बारे में बोलने की, और वो थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं यू हैंग ये जो स्पिरिचुअल माउंटेन्स वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है वो बहुत जल्दी 3 सालों के अंदर होने वाली है, और उस टाइम पे यंग टैलेंट को सेक्ट से लोग गैदर होंगे और कम्पीट करेंगे एक दूसरे के खिलाफ। तुम्हें क्या लगता है मेंगियर और रनियर यानी कि शू मैंग और मोरन के
विनिंग के क्या चांसेस हैं। चू एनिंग वहाँ पर बिना झिझक के बोलता है, ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि 3 साल बाद क्या होगा, मैं बस इतना जानता हूँ कि मोरन अभी इम्प्रूव नहीं हुआ है और शू मैंग जो है अंडर एस्टिमेट करता है अपने ओपोनेंट को, और दोनों में से अभी कोई भी उस जगह नहीं पहुंचा है। उसके वर्ड सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, वो कभी भी वर्टिंग नहीं करता था और वो कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं बोलता था। तभी शू जेंगयोंग का फेस जो है वो एम्बेरस्ड होता है और वो कहते हैं वो अभी भी बच्चे हैं। चू एनिंग कहता है वो ऑलरेडी अपने 20s में आने वाले हैं और वो अब यंग नहीं रहे। शू जेनयंग जो है फिर से कहता है, जेनयोंग फिर से कहता है, ये तो सच कहा तुमने, बट वो अभी 20 में नहीं आए हैं, वो अभी भी फादर और अंकल की तरह ही मैं उन्हें ट्रीट करता हूँ और मैं हेल्प नहीं कर सकता, मैं कभी कभी बायस हो जाता हूँ दोनों बच्चों को लेके। चू एनिंग कहता है ये फादर का फॉल्ट है और कि वो अपने बच्चे को नहीं सिखा पाया, और ये टीचर का भी फॉल्ट है कि वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें नहीं सिखा पाया। तो अगर वो दोनों गलत करेंगे तो फ्यूचर में हम उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो हम बायस्ड कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर जो शुमिंग के पिता थे उनके चेहरा देखने लायक था और चू एनिंग फिर से कहता है, माय लॉर्ड, क्या आपको ये याद है लिनी की कन्फ्यूजन विंड सेक्ट, जो कि 2 जीनियस सेक्ट हैं और पिछले दिनों उनमें क्या हुआ था वो मेंशन करता है। तभी शू जेनयोंग का जो दिल था ना वो कहीं ना कहीं बेचारा सुकड़ जाता है। और जब आज से 20 साल पहले की बात है कि लिनी कन्फ्यूजन वाइंड सेक्ट बहुत ही बड़ा सेक्ट हुआ करता था अपर कल्टीवेशन लेवल में, और वहाँ पर एक पेयर ऑफ ब्रदर होता था, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा यंग थे, टैलेंटेड थे और वो 100 ईयर ओल्ड डीमन से भी लड़े थे। उन दोनों की एज जो थी वो सिर्फ 10 साल की थी और उस एज में और 10 से 15 के बीच में उन्होंने बहुत सारी स्पेल खुद से क्रिएट कर दी थी और उन्होंने अपना एक पूरा का पूरा जो सेक्ट था वो इस्टेब्लिश कर लिया था। वो 2 चीतों की तरह थे और अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे ही बिताते थे और दोनों एक माउंटेन पे नहीं रह पाते थे क्योंकि दोनों के दोनों आउटस्टैंडिंग थे और इन द एंड ब्रदर एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते हैं। और जब वो लड़ते हैं तो स्पिरिट माउंटेन्स वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जो यंगर ब्रदर था वो हार जाता है ऑल सेक्ट से, और एल्डर ब्रदर जो था वो स्पाई करता है अपने। एल्डर ब्रदर की जो स्पेल होती है वो तांत्रिक बुद्धिज्म से जुड़ी थी और उस कॉन्फ्रेंस के बाद जो यंगर ब्रदर था वो इमिडिएटली पनिश किया जाता है उसके फादर के थ्रू, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्राउड था, एरोगेंट था और वो पीछे नहीं हटता किसी भी चीज़ से। और तभी के तभी वो हार्बर करता है, उसके मन में नफरत आ जाती है और उसका दिल जो है वो स्पेशलाइज करता है दाव ऑफ द साइट के लिए, और एंड में वो डी जनरेट कर देता है खुद को डेविल में और वो अरेंज करता है, डी अरेंज करता है डेविल को। चू एनिंग जो है वो मेंशन करता है ये सारे ओल्ड इंसिडेंट। अनडाउटेबली वो नहीं चाहता था कि शू जेनयोंग जो है वो हमेशा शू मैंग और मोरन को आउटस्टैंडिंग माने, क्योंकि उन दोनों का टेम्परमेंट एक दूसरे से बहुत अलग था और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी स्पेल्स। अनफॉर्चुनेटली जो शू जेंगयोंग था वो स्ट्रिक्ट था खुद को लेकर और सीरियस था अपने डिसाइपल्स के साथ। वो मर्डर नहीं करना चाहता था अपने बेटे और नेफ्यू के बीच में कोई भी लड़ाई हो और पॉइंट करे वो किसी भी चीज़ को उन लोगों को स्पॉइल करने में, और वो तभी चू एनिंग के वर्ड्स को नहीं सुनना चाहता था। वो सिर्फ हंसता है और उस बात को टालने के लिए कहता है एल्डर यू हैंग की गाइडेंस में वो अच्छे पाथ में चलेंगे और दोनों ब्रदर्स की तरह नहीं बनेंगे। तभी चू एनिंग अपना सर हिलाता है और कहता है ह्यूमन का नेचर बहुत ज़िद्दी होता है, अगर आप उनके माइंड को मेकअप नहीं कर पाएंगे तो वो बदल भी सकते हैं। और वो ऐसे जैसे ही बोलता है तभी शू जेंगयोंग जो है वो अनईजी सा फील करता है। वो बिल्कुल भी नहीं जानता था कि चू एनिंग जो है वो कुछ बोलना चाहता है, कुछ ऐसी बात। थोड़ी सी हेजिटेशन के बाद वो धीरे से बोलते हैं एल्डर यू हैंग, क्या आप थोड़े से भी मतलब मैं कहना चाहता हूँ प्लीज़ गुस्सा मत कीजिएगा, लेकिन आप मेरे नेफ्यू को थोड़ा कमतर नहीं देख रहे। चू एनिंग जो है वो ये नहीं कहना चाहता था कि ये लोग कमतर हैं और वो ऐसा नहीं सोचता। वो शू जोंगयोंग को बताना चाहता था कि शायद आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन वो 2 मिनट के लिए चुप हो जाता है। शू जेनयोंग जो है वो एकदम से कहता है एक्चुअली मैं परवाह नहीं करता कि वो लोग अपना नाम बनाए या ना बनाए इन 3 सालों में, स्पेशली रनर। उसने बहुत कुछ सफ़र किया है, वो बचपन से ही उसने सब कुछ खो दिया था। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो ज़िद्दी है, उसे अवॉइड नहीं कर सकते और मुझे पता है आप उसे डिसलाइक नहीं करते होंगे क्योंकि वो एक रेस्टोरेंट में पला बड़ा है और वो सिर्फ फ्लैश और ब्लड है मेरे एल्डर ब्रदर का जो इस दुनिया में रह गया है। मैं हमेशा गिल्टी फील करता हूँ उसके तहत, क्योंकि यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पाया था मोरन के लिए, तो उन्हें गिल्टी फील होता था। चू एनिंग जो है वो इंटरप्ट करता है शू जेनयोंग को और कहता है लॉर्ड आपने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, मैं आपकी तरफ मतलब मैं आपको नीचा नहीं दिखाना चाहता था, मैं केयर करता हूँ मोरन के बैकग्राउंड के बारे में और मैंने कभी भी विलिंगली उसे मेरा डिसिपल नहीं इस वजह से नहीं लिया। तभी वो स्ट्रेट फॉरवर्डली शू जोंगयांग को खुशी से कहता है
कि ये बात नहीं थी कि मैंने उसे इसलिए अपना डिसिपल बनाने से मना किया हो। शू जोनियांग खुश होते हैं और कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। चू वेनिंग उनकी तरफ देखता है, उसकी जो नज़रें हैं वो तभी की तभी रिवर की तरफ जाती हैं अंडर ब्रिज। वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी वेव उठ रही हैं और वो जो वेव है ना वो इस बारे में वो कुछ भी नहीं कहता, उनकी कन्वर्सेशन ब्रिज पे। और चू वेनिंग की कन्फेशन से बहुत इजीली हो जाता है सब कुछ, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रीवियस लाइफ का किस्सा यहाँ पे उठने वाला हो। यहाँ पर इन द एंड दोनों के दोनों एक दूसरे की बातें सुनते हैं। वो दोनों के दोनों कभी भी मोरन को डिसलाइक नहीं करते थे। ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं जैसे पलक झपकी हो, और इस दिन चू वेनिंग जो है समन करता है अपने तीनों डिसाइपल्स को रेड लोटस पवेलियन में और कहता है तुम्हारी स्पिरिचुअल कोर जो है उसे स्टेबलाइज करना है, और मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम को मैं अपने साथ शुयिंग पीक लेके जाऊं और वहाँ पर तुम अपने अपने स्पिरिचुअल वेपन्स को पा सको। ये सुनने के बाद शू मेंग शी में अपनी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो बहुत खुश होते हैं। शुयिंग पीक जो था वो होली माउंटेन था अपर कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए, और वहाँ पर 1000 फीट टॉल जो थी और 10,000 फीट टॉल चीज़ें थी। उनके अकॉर्डिंग, लेजेंड्स के अकॉर्डिंग कहा जाए तो शुयिंग पीक जो है वो ऐसा प्लेस है जहाँ पर भगवान गूचिंग रहते हैं। अपर प्लेस फोर्ज किया जाता है जहाँ पे स्वर्ड्स के लिए, और जो गूचन अपर पैलेस है वो गॉड के वेपन के लिए है, और इसके जो चार्ज है वो नॉर्थ और साउथ के सेलेस्टियल पोल्स हैं जो कि वहाँ रूल करते हैं, और वेपन जितने भी वर्ल्ड में हैं जो स्पिरिचुअल वेपन है वो वहीं से लोग पाते हैं। ये जो सेलेस्टियल रूलर एलिमिनेट कर देते हैं डीमंस को, यानी कि उन्होंने डीमंस को मार दिया था, और गूचन अपर पैलेस में यूज़ करता है माउंटेन को, और वो इसकी फाउंडेशन है यानी कि नींव है। वहाँ पर एक लेक है, सी है, और बहुत सारा पूल है। वहाँ पर उनका खुद ही डिवाइन ब्लड है जहाँ पर बहुत सारी आग को फोर्ज किया जाता है, और वहाँ पर स्वर्ड भी बनती है उस वर्ल्ड के अंदर। ये स्वर्ड जो है वो काट सकती है हेवंस और अर्थ के रास्ते को भी, और ये स्ट्रक कर सकती है डिवाइन लैंड को और उसे भी फाड़ कर रख सकती है। सी वाटर को भी ये पीछे की तरफ मुड़ने के लिए मजबूर कर सकती है। इतनी पावरफुल वेपन्स वहाँ पर हैं। इवन जो स्वर्ड है उसके हाथ में वो सेलेस्टियल रूलर सप्रेस्ड कर सकती है डीमन को अंडर अर्थ। वो 2 बार हिलने से ही डीमंस को पूरे के पूरे अर्थ के अंदर काटने पे मजबूर कर सकती है, और उन 2 मूव में वो पूरी की पूरी ह्यूमन वर्ल्ड की टेरिटरी को क्रिएट कर सकती है ड्रीप रिवाइंस में। और ये बैटल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है हज़ारों सालों से, और ये क्रिएट करता है 2 डिवाइन स्वर्ड्स को जो कि पूरी की पूरी रेन वाटर में भरी हुई हैं। और यहाँ पर वो यांगतांग से रिवर की बारे में भी बताते हैं जो कि पूरी येलो कलर की है, जिसने बर्थ दिया था काउंटलेस क्रिएचर को। जो शू यिंग पीक है वो डिवाइन स्वर्ड की वजह से वो वर्ल्ड को ब्लॉक कर सकता है। और यहाँ पर सेक्रेट प्लेस भी हैं बहुत सारे कल्टीवेटर्स को जिन्होंने बाद में पूजा याचना करनी शुरू की थी, और उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी जो थी वो उनके पीछे रह गई थी, और एंशिएंट गॉड बहुत अमीर बन गए थे जिसकी वजह से। और आज दिन तक वहाँ पर काउंटलेस मिस्टीरियस स्पिरिट हैं और स्ट्रेंज फ्लावर वहाँ पर उगते हैं माउंटेन के अंदर, और काउंटलेस कल्टीवेशन जो है वो दाव से देखा जा सकता है शू यिंग पीक पे, जो भी उसे वहाँ असेंड करता है। और वहाँ पर जो लोग थे उस वर्ल्ड की बिगेस्ट अट्रैक्शन थी। वहाँ पर जिनचिंग पूल भी था जो कि डिवाइन स्वर्ड जिसके अंदर भरी हुई हैं, और वो स्ट्रेंज पीक है। वहाँ पर आइस पूल भी था जो कि टॉप पे था शुयिंग पीक के, जहाँ पर सब कुछ ही जमा हुआ है। लेजेंड कहते हैं कि उन्होंने एक ऐसी डिवाइन स्वर्ड क्रिएट की थी। गूचिंग अपर पैलेस में रहता था और उसने जिससे अपनी पाम को यानी कि हथेली को काट दिया था, और उसका जो खुद का डिवाइन ब्लड था उसकी एक एक बूंद जो थी वो स्प्लैश की गई थी पूरे एरिया में माउंटेन पीक के। और मिलियन ईयर्स के बाद उसमें से डिवाइन ब्लड जो है वो अभी तक नहीं सूखा, बल्कि वो क्लियर गोल्डन पूल बन चुका है जहाँ से ना जाने कितनी जनरेशन जो है घूम के आ चुकी है। और इसके बाद ये लेजेंड जो था वो सच है या नहीं किसी को नहीं पता, लेकिन वहाँ पर एक जिनचिंग पूल है जो कि झूठ नहीं है, वो हमेशा जमा रहता है, और उसके पास जो है बहुत सारे राउंड रहते हैं, बहुत सारे दाओस्ट रहते हैं, और वो यूज़ करते हैं स्पिरिचुअल अपनी कोर को बढ़ाने के लिए। टेम्परेरी वो मेल्ट कर सकते हैं अपने आप को पानी के अंदर। और वहाँ पर एक एंशिएंट बीस्ट है जो कि पूल में रहता है, जो कि डिवाइन वेपन्स होते हैं उसके मुँह में होती है, और वो ऑफर करता है पीपल को कि वो वहाँ पर शोर में आकर उस चीज़ को ले जाएं। तभी शू मेंग जो है वो रुकता नहीं है और अपने शिजुन से पूछता है, शिजुन आप हमें कब लेके जाएंगे डिवाइन मार्शल स्किल के लिए, और ये किस तरह का एंशिएंट बीस्ट है जो बाहर आता है। तभी चू वेनिंग कहता है ये कुनपेंग है। शू मेंग का दिल जो है ये सुन के उसकी आइज़ एकदम से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है सुन के, और वो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं कुनपेंग को देख पाऊँगा। मोरन कहता है ओह, जब तक तुम
वेट करना जब तक तुम लेक वाटर में पहले पिघलते नहीं हो। और वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, तुम क्या सोचते हो कि मैं मेल्ट नहीं कर सकता जिनचिंग पूल को। मोरन हंसता है और कहता है तुम गुस्सा क्यों हो जाते हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। चू वेनिंग वहाँ कहता है ऐसा नहीं है कि कुनपेंग जो है वो लेक में से निकलता है वेपन के साथ। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे डिवाइन बीस्ट हैं जो उधर रहते हैं जिनचिंग पूल में और प्रोटेक्ट करते हैं स्पिरिट डिवाइन मार्शल्स को। जितना लंबा देखा जा सके उनमें से एक तुम्हारे जैसा हो सकता है और वो चाहता हो वेपन्स को, लेकिन वो तभी उसे पा सकता है जब उसे ऑफ़र किया जाए जो पीपल शोर के अंदर है उसके द्वारा। और जो डिवाइन बीस्ट हैं वो डिफरेंट टेम्परमेंट के होते हैं, वो तुम्हें सारी काइंड और रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, और अगर तुम उनकी रिक्वेस्ट फुलफ़िल नहीं करोगे तो वो तुम्हारा वेपन वापस भी ले जाएंगे और वो उसके बाद उसे बॉटम ऑफ लेक में ले जाएंगे। ये सुनने के बाद शूमेंग जो है वो क्यूरियोसिटी से पूछता है अगर ऐसा होता है क्या मास्टर, और आपने क्या कहा कुनलन पेंग, ये क्या होता है, मैं ये आपसे पूछ सकता हूँ। चू वेनिंग जो है वो कहता है ऐसा कहते हैं कि ये एक मीट बर्न खाता है। यहाँ पर तीनों डिसेबल जो हैं स्टन हो जाते हैं एक मोमेंट के लिए और हंसते हैं। शूमेंग कहता है मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। चू वेनिंग जो है वो स्माइल करता है और कहता है मैं बस लकी था। वो पूछता है आपको ये आपका वेपन स्पिरिचुअल कैसे मिला, तो वो भी बताता है कि कुनलंग ने मुझे दिया था। और उसने पूछा आपसे उसने क्या चीज़ मांगी थी, तो उसने कहा कि वो चाहता था कि मैं एक मीट बन खाऊं। ये बहुत इजी था क्योंकि जो स्पिरिचुअल वेपन वहाँ पर दिया करते थे वो अक्सर लोगों से अपनी कोई ना कोई शर्त मनवाते थे, जिसके तहत वो शर्त अगर मान ली जाए तो वो उन्हें वेपन दे देते थे। जो वेनिंग हंसता है और कहता है मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। वैसे वहाँ पर माइथोलॉजिकल बीस्ट जो हैं वो हर प्रकार के हैं, स्ट्रेंज रिक्वेस्ट भी करते हैं। मैंने सुना है कि किसी ने ची शू को समन किया था और वो लिटिल रेड जो है वो पर्सनली कहता है कि मैं आपकी बीवी से शादी करना चाहता हूँ, और पर्सनली वो बंदा एग्री नहीं होता तो शीशु जो है वो उसका वेपन ले जाता है और वापस नहीं देता, और उसके बाद उस पर्सन को कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो डिवाइन मार्शल स्किल में जाकर उस चीज़ को वापस पा सके। शीमे धीरे से बोलता है कितनी दुख की बात है ना। चो वेनिंग जो है उसकी तरफ देखता है और कहता है इसमें दुख की बात क्या है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी एज अ जेंटलमैन। शीमे कहता है मास्टर ने मुझे मिसअंडरस्टूड कर दिया, मैं ये नहीं कहना चाहता था, मैं कहना चाहता था एक वाइफ को आप चेंज नहीं कर सकते एक पावरफुल वेपन के लिए। ये मुझे बहुत बुरा लगा ये सुन के कि ये कितना दुख है, उसने वो इतना अच्छा डिवाइन वेपन को मिस कर दिया। चो वेनिंग कहता है ये ऐसा नहीं है, ये एक रूमर है, हो सकता है तुम्हें ये सुन के थोड़ा दुख लगे, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिससे मैं मिल सकूं। और बहुत साल पहले जिनचंग लेक में मैंने देखा था कि इसका मतलब क्या है। ह्यूमन हार्ट जो है वो टेरेबल होता है, डर्टी होता है मेरी नज़रों में। वो थोड़ी देर के लिए रुकता है और उसे कुछ याद आता है और उसके आईब्रो जो है वो ट्विच हो जाती है और वो कहता है ऐसे भूल जाओ, इस बारे में बात नहीं करते। इन 1000 सालों में जिनचेंग लेक में बहुत सारे लोग विटनेस हुए हैं, कितने लोगों के हर्ट जो हैं वो चेंज हो गए, कितने लोगों के पास दिल में उनके एक्सपोज हो गए थे और डिवाइन मार्शल के सामने वो एक्सपोज हुए। कितने पीपल जो थे वो गिव अप कर चुके थे अपॉर्चुनिटी को ताकि वो सेलेस्टियल वनरेबल स्टिक हर्ट के पास ना जाएं, और विदाउट हेजिटेशन बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। जो वेनिंग दोबारा से देखता है और उसकी मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें रिवर्स स्केल पे टच होती हैं, उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, उसके लिप्स जो थे वो क्लोज हो जाते हैं, वो अपने मुंह को बंद करता है और फिर कुछ नहीं कहता, और उसकी आईब्रो जो थी वो एकदम ऐसे थी जैसे पैनी हो कोई तलवार, और वहाँ पर वो उसके एक्सप्रेशन को देखता है और धीरे से उसे डिस्कस फील होता है। तभी यहाँ पर शूमेंग पूछता है उसकी तरफ देख के मास्टर ऐसा कहा जाता है कि डिवाइन मार्शल जिनचंग लेक जो हैं वो उनका अपना टेम्परमेंट होता है, क्या वो इसे यूज़ कर सकते हैं शुरुआत से ही। यहाँ पर वो कहीं ना कहीं बहुत दुखी था और वो इस टॉपिक को चेंज करना चाहता था। चू वेनिंग तभी उसकी तरफ देखता है और कहता है मेरे पास 3 डिवाइन मार्शल वेपन हैं, तुम्हें क्या लगता है। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप गाइस आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच। देखते हैं कि डिवाइन वेपन किस किस को मिलेगा और किस किस को नहीं मिलेगा, तो हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि कैसे ये लोग वहाँ पहुँचते हैं और क्या क्या होता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।